तो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव वारियर साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरे साहब, आपसे जब भी बात होती है तो ज़रा स्ट्रेटेजिक नोयत की बात करनी होती है। जी बिल्कुल। ये बताएं कि मैं देख रहा था कि जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी हाल ही में सिंगापुर में जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है लंदन का, उसके बेस एक डायलॉग में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने जी ये कहा कि जो इंडिया कहता है कि चाइनीज़ ने एग्रेशन की है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया हमारी टेरिटरी पर। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो हैं वो हमारी टेरिटरी में आए हैं। तो आप में सब क्या देखते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? एक तरफ इंडिया कह रहा है कि चाइनीज़ सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं एलएसी पे, वो कह रहे हैं ये हमारी कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा, इस वक़्त इंडिया और चाइना के मामलात जो है वो एलएसी को लेकर के किधर करके मौजूद हैं। क्योंकि ये बार-बार सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो रही है। बार-बार सुनने में आ रहा है कि डिप्लोमेसी वैसे ओवरऑल फॉरेन ऑफिस की तरफ से फेल हो रही है, टॉप लेवल पे कोई डायलॉग हो नहीं रहा। वो जो मोदी साहब की जो जादू की जप्पी होती थी, वो शी साहब पे काम नहीं की, हालाँकि वो 18-19 दफ़ा मिले उन्हें। सो वेयर डू यू थिंक दैट वे इन एक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? और ये जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने, ज़रा इसको भी थोड़ा कमेंट करके बताएँ हमारे व्यूअर्स को। जी। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद चीमा साहब, आपने इनवाइट करा अपनी शो में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। चीमा साहब, दो तीन चीजें हैं। एक रियलाइजेशन है इंडियन आर्मी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो रहा है चीमा साहब। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम भी वही मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये ऐसी इनएक्सेसिबल जगह है कि आप जाएंगे तो फिर वो बड़ा पहुंचते पहुंचते ही बिल्कुल बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं करीब 1 डेढ़ साल से तो नहीं गया हूँ चीमा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 साल लगभग हो गए, मैं उस साइड गया नहीं हूँ। अच्छा, चीमा साहब, ऐसा है कि कई कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई, जिनमें थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, एक कदम आगे दो कदम पीछे, दो कदम आगे एक कदम पीछे, ये चल रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो गई, बट हाँ, ये बात भी सच है कि काफी हद तक एक स्टेलमेट वाली चीजें हैं। दोनों आर्मीज हैं, लाखों ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से, लाखों ट्रूप्स हैं हमारी तरफ से, आई बॉल टू आई बॉल। और हमने एक बार पहले भी डिस्कस करा था कि 6 डिवीजन इंडिया ने मूव करे हैं पाकिस्तान से, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो आपकी हमारी पुरानी शो में वो ऑन रिकॉर्ड है। चीमा साहब, ऐसा है कि देर इज अ थिंकिंग इनसाइड द इंडियन आर्मी, जो मैंने लोगों से बात करी, और जो ये कही सुनी बात है, जो मैंने पर्सनली बात करी लोगों से, कि उनको एक चीज अब समझ में आ गई है कि चाइना, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हम द रोल ऑफ एन एग्रेसर प्ले करें यहाँ पे, लेकिन चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, चाइना रिस्पेक्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम ये बोलें कि हम चाइना से बोलें कि कि चलो प्यार से चीजें सॉर्ट आउट कर लें, हम चाइना से क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी लेना देना है टेरिटरी का, आपका हमारा ले दे के खत्म करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, खत्म करते हैं। इंडिया ने कई बार पेशकश करी, चाइना ने मना कर दिया, और ठीक है, ठीक है, चाइना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी तरीके से झूठ नहीं बोला। मैं 100% तो उनका स्टेटमेंट मैंने भी देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सच है, लेकिन 100% झूठ भी नहीं है। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है, और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलोसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, अब जो चीज चल रही है ना चीमा साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं आपको बता दूं, अब जो चीज चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो चल रही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अभी देखिए, 3 महीने के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। अभी जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद से विंटर शुरू हो जाएगा, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन कितने विंटर्स झेल सकता है, तभी जाके कॉम्प्रोमाइज होगा। जो रिपोर्ट करा है
मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा पेंगोंग सो लेक के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं चाइनीज, आपने सुना होगा वो, राइट। इंडियन आर्मी ने आज तक ये कमेंट नहीं दिया कि हम लोगों ने क्या बनाया वहां पे। आप कभी नहीं सुनेंगे इंडियन आर्मी से कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जो काम करना है चुपचाप करो, इसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करो, जो करना है चुपचाप करके खत्म करो। एक और चीज है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन, कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत, उनको रोको मत। मतलब इन द सेंस कि ठीक है आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेर एवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू ऑल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी, हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात। ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते, हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो जो केक है ना, केक तो इतना ही सा है चीमा साहब, और दोनों को केक चाहिए, तो उसमें खून खराबा तो होगा चीमा साहब। वो केक किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो है। तो इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग, इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री पॉस्चरिंग जिसकी उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने बात करी थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग, इट इज ऑल्सो जो उनकी सप्लाई चेन है उसको हिट करना, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना जो शिंजियांग प्रोविंस में हो रहा है। इट इज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद चाइना। तो ये आज की तारीख में हो रहा है। और अगर चाइनीज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी घुसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा कहीं ना कहीं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया भी होगा इन लोगों ने। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर बना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर इंडियन आर्मी ने करा होगा ऐसा, घुसे होंगे अंदर कहीं पे। अच्छा मेरे साहब एक और इससे थोड़ा आगे निकलूं, मैं देख रहा था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आए इंडिया, और जी डॉक्टर हुसैन आमिर उन्होंने आके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से तो मुलाकात की। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब से भी की है। और मैं देख रहा था कि जो सेटअप है, जिस तरह वो बैठे हैं, देखें वो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर डजंट सिट इक्वल टू, मतलब वो डेलीगेशन बैठता है, वो राइट में इधर बैठे होंगे, उनका डेलीगेशन इधर बैठा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बिठाया, पीछे फ्लैग लगाए, ट्वीट की। सो नॉर्मली दैट डजंट सीम कि ये फॉरेन मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, ये हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, एटलीस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर जब आप मिलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, ईरान को इतनी क्यों इंडिया में वो फेवर मिल रही है? क्या पाकिस्तान के नेबर होने की वजह से फेवर मिल रही है? क्या ईरान कश्मीर के ऊपर बोलता है इसलिए मिल रही है? और ये जो पोस्चरिंग की गई है, क्या ये आयतुल्ला खामनाई के लिए है, ईरानी प्रेसिडेंट के लिए है? मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर मैं एक पाकिस्तानी इसको देखूंगा तो आई वोंट थिंक दिस इज समथिंग नॉर्मल, क्योंकि मेरा भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगा तो उसको साथ में नहीं बिठाएगा, वो उसको डेलीगेशन में अपने फॉरेन मिनिस्टर को दाएं पे बिठाएगा, उनके बाएं को बिठाएगा। तो ऐसे एक डेलीगेशन बैठता है, तो मतलब दिस इज हॉट। तो क्या है ऐसा विद ईरान कि इतना इंडिया को उनको थोड़ा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक जो है वो मौका देना पड़ा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मीटिंग हुई इसमें? व्हाट डू यू सी व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ इट? चीमा साहब ये बात हुई थी 1 साल पहले शुरू, इनफैक्ट ये 2-3 साल से चल रही है, लेकिन 1 साल पहले इसने जोर पकड़ा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, और इसको मीटिंग को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करा। मैं आपका मेरा एक बार बहुत पहले डिस्कशन हुआ था इस मामले पे, आज मैं जरा खुल के इस मामले में बताता हूँ। बात यह है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है साहब, और ईरान के पास तेल भी है ऊपर से, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास भी नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, ईरान के पास है। आप इसको ये मत देखिए कि वो मोदी साहब के बगल में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, वो तो पोजिशनिंग करी गई है। आई एम ग्लैड कि आपने नोटिस करा, बहुत कम लोग ऐसी चीजें नोटिस करते हैं। ये लोग इन्हीं के एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे और डोवाल साहब से मिले थे ये लोग दुशानबे में कुछ समय पहले, वहां पे एक ग्राउंड सेट कर दिया था। इंडिया में एक थिंकिंग है और इसके बड़े फार रीचिंग स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है चीमा साहब, कि द वर्ल्ड शुड गो टू अफगानिस्तान वाया ईरान।
अभी आज तक द वर्ल्ड हैज बीन गोइंग टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान, क्योंकि आपके पास सी पोर्ट है बिन कासिम, और एक ईरान के पास है। ईरान वाला हमने बनाया चाबार, और वो जरदान वाली क्या नाम है वो रेलवे लाइन जो आगे इंडिया ने बनाई है, तो इंडिया बना भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान तक, उसको पूरा आगे ले जाएगा। दैट इज द थिंग। सो ईरान के साथ हमारा ये मामला, ईरान को ये भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था, और वो भी इंडिया एक पोजिशनिंग कर रहा था अपनी। इंडिया को जरूरत नहीं थी ईरान से तेल लेने की, हमारा तेल आ रहा था सऊदी अरब से और जगह से। इंडिया ने ईरान को यह बताया कि हमारे माथे पे चाहे सैंक्शंस की धमकी हो, लेकिन फिर भी हम आपके दोस्त हैं, और आप ये बात याद रखिएगा कि हम आपके दोस्त हैं। चाहे इंडिया ने बहुत कम, इंडिया को रूसी तेल की जरूरत इतनी नहीं है चीमा साहब, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके बिना कर ही रहे थे अभी तक। वो तो ठीक है, सस्ता मिल गया तो और ज्यादा ले लिया, बट जब इनिशियली हमने लिया था उनसे, रशिया से, फरवरी मार्च के महीने में, तब ज्यादा तेल थोड़ा लिया था हमने, तो कुछ छोटा मोटा तेल लिया था, बिल्कुल नामात्र के बराबर। 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट रशिया से आई थी। अब वो बलून अप कर गई है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस आर आल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द फैक्ट दैट वी कैन पे इन रशिया, वी डोंट हैव टू पे देम इन डॉलर्स, और हमारा रूपी रूबल का ट्रेड चलता है रूस के साथ, और हम कोई वेपन सिस्टम्स खरीदते हैं तो हमने तो गेहूं भी दिया ना रशिया को, गेहूं के चलते हमने हथियार लिए रशिया से बहुत पहले, जब हमारे पास डॉलर शॉलर नहीं होते थे। आज की तारीख में भी रुपए के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है रशिया के साथ। तो चीमा साहब बेसिकली ये है कि इसमें ये 2-3 साल से मामला चल रहा है, और इंडिया के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे फिर मार पड़ जानी है, बट इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉबी इनसाइड इंडिया विथ वेरी क्लोज कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट, जो ये चाहती है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हों। ये कौन सी लॉबी है मैं नहीं लूंगा, फिर मार पड़ने वाली बात है, लेकिन दे वांट, और मतलब बाकी आप बेहतर जानते हैं। मैंने 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 ड्राइंग रूम में मैंने खुमैनी साहब की फोटोग्राफ देखी है। मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। इतना पैसा है चीमा साहब कि आप और मैं, हमारी 7 पुश्तें निकल जाए, हम पैसा नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा है उनके पास, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिग मनी, एंड दे वांट एक्सेस टू अफगानिस्तान, दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड दे वांट दिस एक्सेस वाया ईरान। इनका ईरान आना जाना है, इनका ईरान की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहां पे हर महीने आना जाना है। उन लोगों का बॉम्बे आना जाना है, बैंगलोर आना जाना है, दिल्ली में तो रहते हैं वो लोग। सो ऑल दिस इज देयर पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद ईरान। और ये ऐसा नहीं कि अभी वो आए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं फिर मोदी जी से मिले, नहीं, यही उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यही वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान के उनके साथ मिल चुके हैं, हमारा डेलीगेशन ईरान जा चुका है। ये सब हर 1-2 महीने में हाई लेवल इंटरेक्शन ईरान के साथ चल रहा है। और जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है अफगानिस्तान, राइट, तालिबान 15 अगस्त पिछले साल को पहुंच गई थी तालिबान काबुल के अंदर, तब से इस चीज ने जोर पकड़ लिया है। तो हर महीने 1.5 महीने में आप ये खबर सुनेंगे कि इंडिया से ये चला गया, वहां से ये आ गया। ये हर 1-1.5-2 महीने में चल रही है। अभी तक करीब 10-11 मीटिंग्स हो चुकी हैं चीमा साहब, 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगभग, बड़ी छोटी ट्रेड डेलीगेशन की, इसकी उसकी, ये सब ना, ये ईरान के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया का। अच्छा मेरे साहब एक बात बताइएगा कि ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, इसमें बांग्लादेश, जहां पे इंडिया का अच्छा भला एक ताल्लुकात भी अच्छे भले हैं और अच्छा भला इन्फ्लुएंस भी इंडिया का है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमेंट्स हुए हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात, ठीक है, मैं अभी मिडिल ईस्ट में नहीं जा रहा, मैं आपके एक पाकिस्तान है, चले पाकिस्तान को तो छोड़ दें, आपका वो आर्क राइवल है, बहुत कुछ है, मसाइल हैं, और ये बात भी हो गई। मतलब बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है, ईरान भी डिस्टर्ब है। आप क्या समझते हैं देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटी एंड पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी? बीजेपी की सियासत में कुछ सीरियस मसाइल हैं जो कि बेसिकली that is bringing or that wants a collision of India with other countries. So this is a party which has certain school of thought, एक mindset है उनका। अब जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उस माइंडसेट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वन वे और दी अदर, कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी एंगल से कह रहे हैं जी कि ये ठीक जी, अगर नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि जी रिटर्न में बहुत कुछ हो रहा है।
तो इट सीम्स कि ये एक लॉबी है इंडिया के अंदर, खास इस पार्टी की लॉबी कह रहा हूं मैं, ठीक है। जी अब क्या समझते हैं स्टेट को क्या डैमेज हुआ? मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि बीजेपी ने, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर बीजेपी, यू आर एन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, लेकिन बीजेपी ने थोड़े अरसा पहले कुछ फॉरेनर्स को बुलाना शुरू किया और अपनी पार्टी के बारे में बताना शुरू किया कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं, वो बेसिकली जो इमेज खराब था उसको ठीक करने के लिए। बांग्लादेश भी अगर उस पर उठ खड़ा हुआ है, ईरान भी उठ खड़ा हुआ है, ये जो आपके नजदीक कंट्रीज हैं जिसके है, तो आप बांग्लादेश में जब आप नहीं समझते कि आपके भारत की पॉलिसी को बड़ा नुकसान हुआ है या भारत के इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है इस चीज से, और ये एक रेड लाइन है जो बहुत देर से मुस्लिम ममालिक देख रहे थे और वो भी बोल पड़े हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जरा बांग्लादेश के रेफरेंस से हमें बताइएगा, और ओवरऑल डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है इंडिया को? देखिए, बिल्कुल चीमा साहब, ऐसा है कि इसका जवाब थोड़ा-सा मैं तफ़सील से दूँगा, आपकी इजाज़त हो तो। चीमा साहब, ऐसा है कि ईरान उठ के खड़ा हुआ था, ईरान बैठ गया वापस। अब ईरान खड़ा नहीं, अब ईरान बैठ चुका है। व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ईरान बैठ चुका है। ईरान ने बोला कि ठीक है, वी आर सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर बीजेपी हैज़ सेड। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, वो भी शांत हो जाएँगी 10-15 दिन के अंदर। दिस विल, क्योंकि परमानेंटली कोई प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो खत्म हो जाएगा। एंड व्हाटएवर लिटिल डैमेज अगर कुछ हुआ है रिलेशंस में, वो रिपेयर हो जाएगा। पर 2-3 चीजें हैं जो भारत भी बताने की कोशिश कर रहा है, और ओआईसी को भी बताया है भारत ने, कि अगर आप मुझसे पूछें एज अ हिंदू, शुड प्रॉफिट मोहम्मद बी रिस्पेक्टेड? ऑफ कोर्स, इसमें शक क्या है, इसमें डाउट क्या है? ही शुड बी रिस्पेक्टेड। बट इंडिया में चीमा साहब, ऐसे मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सर तन से जुदा या रहमानी का सर तन से जुदा। नोबडी हैज सेड इट। आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे। एमएफ हुसैन थे, जो बड़े फेमस पेंटर थे इंडिया के, और उनको पद्मा अवार्ड से भी उनको नवाजा गया और बहुत सर पे बैठाया गया। उन्होंने इंडियन देवी देवताओं की नंगी नंगी फोटोएं बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। फिर वो कतर शतर भाग गए, वहां पे पता नहीं बाहर कहीं भाग गए। मेरा ये कहने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि दिस रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन वे। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं या मुस्लिम क्लर्जी है, मैं मुसलमानों को भारत के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स, राइट? अब आपको पता है हरिद्वार में जो स्पीच हुई थी जिसमें बोला था कि मुसलमान को मारो, आपको यू आर अवेयर ऑफ दैट, जो हरिद्वार में हुई थी, राइट? तो केस वेस करा, लोगों को अरेस्ट करा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बड़ा थू थू हुई दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम करा। पर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को साफ कर देंगे। उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है? अच्छा, मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके। वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ। उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज। तो मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैन नॉट से दिस। तो चीमा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला। मैं नुपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नुपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी। आई सेंड 1 और 2 वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए, इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है। तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो? नुपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन। और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा चीमा साहब। आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, आईएसपीआर, यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ये मेरी, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ चीमा साहब, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूं या हो सकता हूं गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना, वो हिंदुओं के कंधे पे डाल दिया कि तुम देखो बेटा, तुम गाली खाओगे, ठीक है, तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है। तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा, यार ये तो गलत चीज है। पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए, वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे। ये लोग क्या कहते हैं टीवी में, ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं ना। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together say कि नूपुर शर्मा का सरतन से, ऐसे नहीं होता। नहीं मेरे सर, ये बात ठीक है, आप एक कह रहे हैं कि ये उसका रिएक्शन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉन्टिन्यूसली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है जी कि वर्शिप प्लेसेस वहां पे टारगेट होती है, ठीक है, कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना कि ये कहा जाए जो जो आपका जो वर्जन है वो नहीं आ रहा दुनिया से जी, ये माइनॉरिटीज का वर्जन क्यों आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मैं तो सिंपली इस बात पे यकीन रखता हूँ, आई थिंक मैंने कुरान में ये पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बात करूं, कि भाई तुम किसी के खुदा को झूठा ना करो, ठीक है, ताकि कोई तुम्हारे खुदा को ना करे। तो जो जिसको मानता है, लेट हिम, रिस्पेक्ट हिम, ऑनर हिम, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, हर एक का हक है, वो जिस मजहब की पूजा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए। ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर एक इंप्रेशन है। आई नो यू डोंट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम, बट जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर टॉक, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंप्रेशन आ रहा है, और ये क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा कि हाँ जी मुसलमान जो है वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेशन आ रहा है, ये सारी दुनिया ये क्यों करके क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जी ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये किसी की नहीं सुनते, सैफ्रनाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया। तो आप इसमें ये तो देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव रिएक्शन है। ये मतलब आपका जो वर्जन है, देयर इज नो वन ऑन द अर्थ, सो दैट मींस या तो आपका वर्जन जो है दैट इज टू, जो लोग कर रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, दे आर टू वीक, दे आर नॉट इन पावर, ठीक है, और वो एक रिएक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस जो ग्लोबल रिएक्शन है जिसमें दुनिया के सब ऑलमोस्ट काफी मुसलमान मेन स्ट्रीम मुल्कों ने ज्वाइन किया है, और कईयों ने हल्की फुल्की मीठी स्टेटमेंट दी, कईयों ने सख्त दी, कईयों ने कहा माफी मांगो, कईयों ने कहा कुछ करो। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों सारी दुनिया आपको ये कह रही है अगर आपका वर्जन में इतना वैल्यू है? जी, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ चीमा साहब। इसमें नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया 26 तारीख को, रात की डिबेट थी एक खास टीवी चैनल पे, और रहमानी एक तरफ बैठे थे, नूपुर शर्मा एक तरफ बैठी थी। तो ये कहा सुनी हुई दोनों में, जिसने वो बोला, इसने वो बोला, जो भी बोला, दैट इज वेल नोन टू एवरीबॉडी। 3 जून को जुम्मा था, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत पत्थरबाजी कानपुर में हुई बिकॉज मोदी जी वहां पे थे, थोड़ी बहुत हुआ, चुप। 10 तारीख को एक कोऑर्डिनेटेड पत्थरबाजी पूरे भारत में हुई, पूरे भारत में। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रखूं और आप मीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स, इसका मतलब ये जो था, जो आउटबर्स्ट था पत्थरबाजी का, ये चीमा साहब दिस वाज नॉट ऑर्गेनिक। अगर मुसलमानों को उनकी वो आहत हुए या उनको बुरा लगा किसी चीज का, लगा भी होगा, जाहिर सी बात है लगेगा बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहले क्यों नहीं हुआ? ये 10 तारीख को क्यों हुआ? ये 3 तारीख को क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको 2-4 फैक्ट्स बताता हूं। बात यह है कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत करा गया, क्योंकि अचानक इतने शहरों में एक साथ एक जुम्मा छोड़ के अगले जुम्मे, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, राइट। मैं कोई बाहर की साजिश की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से कोई बैठ के कमरे में
हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात यह भी है कि अल जजीरा ने एक ट्वीट करा कि दिस इज ट्रेंडिंग इन द अरब वर्ल्ड। उस समय ट्रेंड नहीं कर रहा था, अल जजीरा ने ट्वीट करा इसके मामले में। उसके बाद अरब कंट्रीज ने, आप देखिए 26 तारीख को नूपुर कहती है, 26 तारीख को नूपुर कहती है, वो अपना स्टेटमेंट नूपुर का 26 तारीख की रात को आता है। अरब वर्ल्ड ने 1 या 2 जून को रिएक्ट करना शुरू करा। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। नूपुर शर्मा का मसला है ही नहीं है। द टारगेट इज नॉट नूपुर शर्मा, द टारगेट इज इंडिया। नूपुर शर्मा का मसला है ही नहीं। अगर नूपुर शर्मा का मसला होता तो 26 की रात को फसाद हो जाता, 27 को हो जाता, 28 को, 29 को, 30, ये 10 तारीख को क्यों हुआ? 10 तारीख को क्यों हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज चीमा साहब, जो आपने बात करी ये कि आपने ये पूछा कि क्या ये जो बीजेपी है या भारत का, ऐसा क्यों वो रिएक्शन नहीं है? जो देखिए बात ये होती है ना कि हिंदू कंट्री सिर्फ 2 हैं या 3 होंगी पूरी दुनिया में, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज 57 है, राइट। अब देखिए बात ये हुई कि इस बार बोला कि नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसमें मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी झगड़ा है। उसका भी रिजल्ट ये है, कतर की सऊदी से नहीं बनती, ठीक है साहब, ईरान की सऊदी से नहीं बनती। इन्होंने तो 15-20 मुल्कों ने बैठ के कतर पे ब्लॉकेट कर रखा था 2 साल पहले, ठीक है साहब। तो बात यह, आपने देखा सऊदी अरेबिया का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया, चुप। थोड़ा बोला उन्होंने, दे रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, देन दे सेड ओके। यूएई रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, दे सेड ओके। मुल्क कौन से थे जिन्होंने पूरा ये धमाल कराया? ईरान, फिर ईरान चुप बैठ गया। तुर्की आग लगाई, चुप बैठ गया। कुवैत, कतर, कुवैत, कतर। अब आप देखिए पिछले 4 दिन से ना कुवैत है ना कतर है, सब चुप बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फोन गए होंगे उनको कि भाई हो गया, आप ठंडे बैठ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा चीमा साहब, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आपको अजीब सी बात लगेगी मेरी, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आई फील दैट हिंदू फोबिया इज रियल। और आप बोलेंगे क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेजर साहब, व्हाट इज दिस? 80% हिंदू कंट्री में आप ये कह रहे हो कि हिंदू फोबिया इज रियल? यस, आई एम सेइंग, आई एम सिटिंग इन इंडिया राइट नाउ एंड हिंदू फोबिया इज रियल। एंड दिस is not only the fault of Muslim scholars, it is also fault of Hindus. ये बहुत एक अजीब सी बड़ा पेचीदा मामला है चीमा साहब। इसके लिए साइकेट्री में पीएचडी चाहिए इसको समझने के लिए। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से हमारे लेफ्ट ने एक हिंदू हेट्रेड का नैरेटिव, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा अभी, आई विल सेंड द वीडियोस टू यू, किस तरीके से जिनका हिंदू नेम है लेकिन वो लेफ्ट वाले हैं या कुछ लिबरल्स हैं, उन्होंने हिंदू हेट्रेड का एक नैरेटिव बना रखा है। एक बात बताइए, आधा वर्ल्ड या तो इस्लाम का है कंट्रीज के हिसाब से या क्रिश्चियनिटी का है, ठीक बात है चीमा साहब। मिस्र जो था वो तो मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान बन गया। ईरान जो था वो तो मुसलमान नहीं था, सऊदी तो मुसलमान नहीं था। ये तो जब इस्लाम आया, जब हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम लाए, उसके बाद इस्लाम फैला दुनिया में। हिंदुस्तान में मुसलमान ही कहते हैं कि 800 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज रहा। ये सिर्फ वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे 800 साल मुसलमानों का राज रहा, लेकिन इवन टुडे इट इज मोर देन 80% हिंदू। क्योंकि आप पानी को काट नहीं सकते। हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, आप जला नहीं सकते, आप काट नहीं सकते। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। नुकसान आप देख रहे हैं कि दैट इज इट इज सो फ्लेक्सिबल, फायदे आप ये देख रहे हैं। आप बता दीजिए, कोई मुल्क बता दीजिए, पूरा यूरोप क्रिश्चियन था, वो तो क्राइस्ट के आने के बाद फिर वो आए, फैला, क्रिश्चियनिटी फैला। यहां पे भी 200 साल ईसाइयों का राज रहा। जब अंग्रेज आए थे, दो उनका ईसाई वाला वो चीज थी नहीं, दे केम फॉर प्योरली कमर्शियल पर्पसेस एंड कॉलोनियल पर्पसेस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनके साथ मिशनरीज आए थे। हाँ, कुछ लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, कुछ लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कंट्री स्टिल 83% हिंदू इन स्पाइट ऑफ 1000 years ऑफ फॉरेन रूल। ये कैसे हो गया? ये भी चीमा साहब एक अलग, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा किसी दिन। आपकी आवाज नहीं आ रही चीमा साहब, आपकी आई थिंक
बिल्कुल आपका जी, पर्सपेक्टिव आया मेजर साहब, और जारी जी, बात है कि जारी बात है, हिंदू बड़ी मेजॉरिटी है इंडिया में, और मैं तो फिर वही कहूँगा, आई एम नो वन टू स्पीक, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये कोएग्जिस्टेंस एंड डायलॉग, अभी तो हमारे चैलेंजेस बिल्कुल बदल गए हैं। ये मज़हबी सियासत बंद होनी चाहिए, ये मज़हबी नफ़रत बंद होनी चाहिए। अभी तो हम यहाँ पे रोटी के लाले पड़ गए हैं। दुनिया जो है वो फूड सिक्योरिटी की बातें कर रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही है, लेकिन एक खास किस्म की लॉबी ज़रूर है जो कि ज़ाहिर बात है जी, मज़हब के नाम पे सियासत करती है। एनीहो, जी, लेकिन ज़ाहिर बात है ये आपसे बात करना ज़रूरी थी कि व्हाई बांग्लादेश एंड व्हाई मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो क्यों जी, इंडिया के लिए एक मुश्किल तो पैदा हुई है इस हवाले से। एनीहो, ज़ाहिर बात है इंडिया के बायलैटरल ताल्लुकात इतने स्ट्रांग है दैट दे विल ओवरकम दिस, लेकिन फॉर जी, अ मोमेंट it was a challenge. Anyhow, जी, thank you very much, Major Saab, sir, थैंक यू, for your time, for थैंक यू चिमा always giving an insight and valuable input साहब। that माय comes प्लेज़र from चिमा your heart. Thank you very much, Major Saab. साहब, थैंक यू चिमा साहब।